आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव को अंग्रेजी में एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। जैसा कि नाम से पता है, जेनेसिस का मतलब किसी चीज़ की उत्पत्ति, और उत्पत्ति किस चीज़ की? एम्ब्रियो यानी भ्रूण की। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा है जाइगोट। तो जाइगोट यानी युग्मनज का मतलब होता है कि मेल और फीमेल यानी नर और मादा गैमीट का आपस में मिल जाना। जब मिल जाएंगे आपस में तो वो स्टेज 2n हो जाएगी, द्विगुणित हो जाएंगे क्रोमोसोम। तो वहाँ से जाइगोट का निर्माण जाइगोट का निर्माण होता है युग्मनज का। और उसके बाद उसी जाइगोट में जब कोशिका का विभाजन होने लगता है, डिवीजन हो करके कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है, तो उसी को हम भ्रूणोद्भव कहेंगे, यानी भ्रूण का निर्माण कहेंगे। और ये जो कोशिकाओं में विभाजन होता है, ये समसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन है मतलब जितने क्रोमोसोम के नंबर हैं वो आधे नहीं होंगे। तो देखिए लिखा है कि भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन यानी समसूत्रण तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। कोशिका विभाजन होता है, वो भी कैसा होता है? समसूत्रण, यानी क्रोमोसोम के सूत्र जो हैं उनकी संख्या में बदलाव नहीं होता है। और इसके बाद संख्या तो बढ़ती ही है, संख्या में विभेद होता है। कोशिका विभेदीकरण यानी सेल डिफरेंशिएशन भी होता है। अब देखिए आगे लिखा है कि भ्रूण विकास के दौरान जहां कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह पर निश्चित रूपांतरण से गुजरता विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं। तो कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, और कोशिका विभेदीकरण जो है, इससे कोशिकाओं में अलग अलग स्वरूप तैयार होते हैं। जब अलग अलग स्वरूप तैयार होते हैं तो कोशिकाओं के समूह का एक निश्चित रूपांतरण से गुजर कर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं। जब स्वरूप बदलता है तो कुछ स्वरूप बदल करके ऊतक बना लेते हैं, यानी टिश्यू। टिश्यू से फिर आर्गन का निर्माण होता है। जैसा हमने आपको बताया था कि हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, और कोशिकाओं का जब समूह इकट्ठा होकर के किसी विशेष कार्य को संपन्न करता है तो उसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और ऊतक का समूह अगर किसी एक विशेष कार्य को संपन्न करता है तो उसको अंग कहते हैं, और आर्गन जिसको अंग्रेजी में कहेंगे। और अगर बहुत सारे आर्गन मिल करके किसी एक काम को संपन्न करते हैं तो उसको अंग तंत्र या अंग्रेजी में आर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान देना है। तो अंगों एवं ऊतकों एवं अंगों की रचना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। आप पिछली कक्षा में कोशिका विभाजन तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि प्राणियों को अंड प्रजक तथा सजीव प्रजक श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अंड प्रजक मतलब ओविपायरस, सजीव प्रजक मतलब विविपायरस। ओविपायरस का मतलब जो अंडे देते हैं, विविपायरस का मतलब जो बच्चे देते हैं। तो इसमें विभक्त किया जा चुका है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज से मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया गया अथवा भीतर, अर्थात उसका जन्म निषेचित या अनिषेचित अन्नों के द्वारा हुआ, अथवा शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ।
तो ये बता रहा है कि ये अंडजनक, अंड प्रजक तथा सजीव प्रजक, मतलब अंडे देते हैं ये, जैसे मुर्गी हो गई, बतख हो गई, ये सब अंडे देते हैं, तो ये अंड प्रजक या ओविपाइरस है। और जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, ह्यूमन हो गया, आदमी, तो ये सब बच्चे देते हैं, तो ये विविपाइरस हो गए, सजीव प्रजक। तो अब किस आधार पर ये अंडे देते हैं, किस आधार पर ये बच्चे देते हैं, तो ये इसी बात से संबंधित हो जाता है कि जो हमारा भ्रूण है वो विशेषीकृत होकर के उत्केय अंगों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 2 श्रेणियों में जीवों को विभक्त किया गया है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है अथवा भीतर, अर्थात उनका जन्म निषेचन या अनिषेचित अन्नों के द्वारा हुआ अथवा शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ। तो इस विषय पर ये ओविपाइरस तथा विविपाइरस आधारित है। अब देखिए कह रहा है कि अंड प्रजक यानी ओविपाइरस जो अंडे देते हैं प्राणियों जैसे कि सरीसृप तथा पक्षी। तो अंड प्रजक कौन कौन से हैं? रेप्टाइल और एवीज मतलब पक्षी आदि के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं, जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देते हैं। तो ध्यान दीजिए कि सरीसृप यानी रेप्टाइल और एवीज ये 2 ग्रुप हैं जो अंडे देते हैं। अंडे कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं, जबकि दूसरी ओर सजीव प्रजक जीवों में अधिकतर स्तनधारी जिसमें मानव शामिल है, मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज यानी जाइगोट विकसित होकर शिशु का विकास करता है और एक निश्चित अवधि द्वारा विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। प्रसव का मतलब देखिए डिलीवर्ड यानी डिलीवरी, जिसको कहते नहीं कि डिलीवरी कराना है, तो प्रसव का मतलब डिलीवरी होता है। आगे देखते हैं, भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों के उत्तर जीवित रहने के सुअवसर बढ़ जाते हैं। तो जो बच्चे देने वाले जीव हैं, इनमें क्या है कि मम्मी उनकी बच्चे की देखभाल करती है, इसलिए जो सजीव प्रजक यानी बच्चे देने वाले विविपाइरस जीव हैं, उनके जीवन सुरक्षित रहने के कारण जीवित रहने की अवधि बढ़ जाती है। अब देखिए, अंडे देने वालों को ओविपाइरस, बच्चे देने वालों को विविपाइरस कहते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। ध्यान दीजिए, जो पादपों की बात है तो जीवों की बात हो गई, अगर पादपों की बात करें तो जो जाइगोट है उसका निर्माण ओव्यूल यानी बीजांड के अंदर होता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल, पंखुड़ी तथा पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं। जब किसी फूल में निषेचन हो जाता है तो उसके बाद जो कैलिक्स और करोला हैं ये और पुंकेसर यानी एंड्रूसियम में सब मुरझा करके गिर जाते हैं, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं बचता, केवल हमारा गाइनोसियम यानी एंड्रूसियम गाइनोसियम या जायांग बचता है, मादा जनन भाग। क्या आप एक ऐसे पादप का नाम बता सकते हैं जिसमें बाह्य दल पुष्प में जुड़े रहते हैं, यद्यपि स्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है? तो कह रहा है कि क्या आप एक ऐसे पादप का नाम बता सकते हैं जैसे बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पंखुड़ी और तथा पुंकेसर। बाह्य दल पंखुड़ी जितनी होती है यानी कैलिक्स और करोला, तथा पुंकेसर सब मुरझा के
झड़ जाते हैं। लेकिन कह रहा है कि क्या आप एक ऐसे पादप का नाम बता सकते हैं जिसमें बाह्यदल पुष्प से जुड़े रहते हैं? यद्यपि स्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है। स्त्री केसर यानी स्टैमेन को तो जुड़ा रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी के अंदर ओवम है और वहीं ओव्यूल है, जिसके कारण जो बीज है उसका विकास तो वहीं होना है, तो उसको जुड़ा रहना पड़ेगा। युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। ध्यान दीजिए, जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है तथा बीजांड जो होता है ओव्यूल वो आगे चलकर बीज यानी सीड में विकसित हो जाता है। अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है जो आगे चलकर फल भित्ति का निर्माण करती है। ध्यान दीजिए, तो ये बहुत पूछा जाता है, सारी चीजों को ध्यान दीजिए। युग्मनज जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होगा, बीजांड बीज में चेंज होगा, अंडाशय फल भित्ति के रूप में विकसित होगा जो आगे चलकर फल की भित्ति का निर्माण करता है। इसे फल भित्ति या पेरिकार्प कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसे फल भित्ति या पेरिकार्प कहेंगे। इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना है। चित्र 1.8 अभी देख लेंगे। विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थितियों के आने पर अंकुरित होते हैं तथा नए पादप को जन्म देते हैं। तो विकिरण मतलब प्रकाश जो पड़ रहा है, तो प्रकाश के आने पर जो अनुकूल प्रकाश होता है कितने पर पौधे को जन्म लेने के लिए आवश्यक है, तो उस स्थिति में वो सीड जो है जर्मिनेट होकर के अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करता है। अब चित्र 1.8 देख लेते हैं। तो देखिए, चित्र 1.8 में कह रहा है कि कुछ फलों की किस्मों में बीज यश तथा सुरक्षित फलभित पी को दिखाया गया है। तो बीज यश, यश का मतलब सीड। तो ये देखिए बीज है, सीड, ये मटर का है, सीड है, और ये पेरिकार्प यानी फल भित्ति है। पी का मतलब पेरिकार्प या फल भित्ति, ये जो कवरिंग है। इसी के प्रकार इसमें देखिए ये सीड है और ये बाहर पेरिकार्प यानी फल भित्ति है। ये देखिए अंदर सीड है, यश का मतलब सीड, ये लगे हुए हैं, ये सीड, और ये बाहर पेरिकार्प। इसमें देखिए ये बाहर पेरिकार्प यानी फल भित्ति है, ये अंदर सीड लगे हैं, ये इस प्रकार। ये तरबूज जैसे लग रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये सिस्टम होता है। कुछ फलों की किस्मों में बीजों तथा संरक्षित फल भित्ति को दिखाया गया है। अब देखिए हमारा सारांश आ जाता है। तो सारांश देखने से पहले थोड़ा इंग्लिश देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ओवरी जो है फ्रूट फल में बदल जाती है। ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट व्हिच डेवलप ए थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प, फल भित्ति बनाती है। अब हमारा आ जाता है समरी यानी सारांश। तो देखिए कहते हैं कि जनन एक प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने योग्य बनाता है। अगर जनन ना होता तो हमारे बच्चे नहीं होते, बच्चे से आगे बच्चे नहीं होते, आगे नहीं होते, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिस्टम नहीं चल पाता। जीवों के जनन को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मन तथा युग्मकों का युग्मन शामिल नहीं है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत गैमीट और गैमीटों का मिलन यानी फर्टिलाइजेशन शामिल नहीं है। ऐसे जीव जिनके शरीर की संरचना अपेक्षाकृत साधारण होती है उनमें यह प्रक्रिया सामान्य रूप से पाई जाती है। तो जिन जीवों का शरीर साधारण बना है उन्हीं में अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जैसे कवक, शैवाल तथा कुछ अकशेरुकी प्राणी, इनवर्टिब्रेट जिनमें कशेरुकाएं या वर्टिब्री नहीं पाई जाती। अलैंगिक जनन द्वारा निर्मित संतति एक समान होते हैं।
जाहिर सी बात है कि अलैंगिक जनन होता है, तो अलैंगिक जनन में दो अलग अलग जीवों के गुण सूत्र आपस में नहीं मिलते हैं, या यूं कहें कि जो युग्मक है गैमीट आपस में नहीं मिलते, एक ही जीव से नए जीव का निर्माण होता है, इसलिए उसी जीव जैसे उसके बच्चे होते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन द्वारा निर्मित संतति एक समान होते हैं। संतति मतलब जीव। इन्हें क्लोन भी कहा जा सकता है, इन्हें जो है हम क्लोन भी कह सकते हैं। अधिकांश शैवालों तथा कवकों में चल बीजाणु, कोनिडिया आदि अन्य अलैंगिक संरचनाएं होती हैं। मुकुलन यानी बडिंग तथा जेम्यूल निर्माण प्राणियों में सामान्य अलैंगिक विधि द्वारा विधि देखी गई है। तो मुकुलन का मतलब बडिंग, जैसे आटे की को गूंथ करके रोटी बनाना होता है तो लोई अलग करते चले जाते हैं, तो उसी प्रकार बडिंग होकर के जो लोई अलग होती है उसी से नए पौधे का निर्माण हो जाए, तो वो प्रक्रिया होती है। मुकुलन यानी जिम्यूल भी निर्माण होता है प्राणियों में सामान्य अलैंगिक विधि। ये अलैंगिक विधियां हैं जिनसे जनन होता है। ये सब देख चुके हैं हम लोग पीछे। अब आगे देखते हैं। कह रहा है प्रोकैरियोट तथा एक कोशिकीय जीव जनक कोशिका के कोशिका विभाजन अथवा द्विखंडन युग्मन से उत्पन्न होते हैं। तो प्रोकैरियोट जो है तथा एक कोशिकीय जीव जनक कोशिका के कोशिका विभाजन अथवा द्विखंडन युग्मन से उत्पन्न होते हैं। तो जो प्रोकैरियोट हमने आपको बताया था आदिजीवी जिनको कहते हैं हिंदी में, तो प्रो का मतलब बहुत पहले, तो बहुत पहले जो जीव बने वो एक कोशिकीय थे। तो एक कोशिकीय जीव जनक कोशिका के कोशिका विभाजन द्वारा द्विखंडन युग्मन से उत्पन्न होते हैं, यानी दो खंड बन जाते हैं, एक के ही दो खंड, बाइनरी फिजन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। एनसीईआरटी में हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अनेक जलीय जीवों पुष्पीय पादपों की स्थलीय प्रजातियों की संरचनाएं जैसे ऊपरी भूस्तरी प्रकंदों, अंतर भूस्तरी कंदों एवं भूस्तरिका आदि में नई संतानों को पैदा करने की क्षमता होती है। तो इसको देखें। तो देखिए कह रहा है कि टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनके स्ट्रक्चर हैं जैसे कि रनर्स हो गए, राइजोम हो गए, सकर्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए, ऑफसेट हो गए, आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। ये नई संतति को जन्म देने में सफल है। तो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन की विधि को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं इसको, ये लोग हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब देखिए कह रहा है कि लैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मकों का निर्माण तथा युग्मन शामिल है। अलैंगिक जनन की तुलना में यह एक जटिल एवं धीमी प्रक्रिया है। अधिकांश उच्च श्रेणी के प्राणी पूर्णतः लैंगिक जनन द्वारा जनन करते हैं, लैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। लैंगिक जनन की घटनाओं को पूर्व निषेचन, निषेचन तथा निषेचन के बाद की घटनाओं में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत युग्मनज यानी युग्मक जनन यानी गैमिटोजेनेसिस तथा युग्मक स्थानांतरण यानी गैमिट ट्रांसफर, जबकि निषेचन पश्चात में युग्मक का निर्माण यानी गैमीट का युग्मक नहीं जाइगोट का निर्माण होना चाहिए। ये देखिए गलत लिखा है, जाइगोट होना चाहिए। जाइगोट का निर्माण तथा भ्रूणोद्भव को भी शामिल किया गया। तो युग्मक का निर्माण नहीं, गैमीट का निर्माण तो निषेचन से पूर्व ही होता है। युग्मक का निर्माण जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिए, इस जगह युग्मक को काट के जाइगोट लिख लीजिए। अब देखिए कह रहा है कि जीव द्विलिंगी अथवा एक लिंगी हो सकते हैं, यानी नर और मादा जननांग एक ही जीव में हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। पादपों में लैंगिक विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है।
जो प्लांट होते हैं उनमें लैंगिक विविधता मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ज्यादा पाया जाता है पादपों में। विशेषकर पुष्पीय पादपों में, क्योंकि यह विविध प्रकार के पुष्पों को उत्पन्न करते हैं। पादपों को उभय लिंगाश्रय एवं एक लिंगाश्रय में विभाजित किया गया है, हालांकि पुष्प द्विलिंगी एवं एक लिंगी हो सकते हैं। तो पादप देखिए, जो पादप है प्लांट है उनको उभय लिंगाश्रय यानी मोनोइसियस, उभय का मतलब नर और मादा जननांग एक ही पौधे में होंगे तो उसको मोनोइसियस बोलेंगे। मोनो का मतलब एक, ओसियस का मतलब, इसियस का मतलब घर, तो एक ही घर में नर और मादा। या एक लिंगाश्रय यानी एक एक लिंग यानी नर और मादा पेड़ अलग अलग होंगे, इनको डाइओसियस बोलते हैं। हालांकि पुष्प द्विलिंगी में एक लिंगी हो सकते हैं। युग्मक प्राकृतिक रूप से सदैव अगुणित होते हैं और प्रायः अगुणित जीवों को छोड़कर जहाँ युग्मकों का निर्माण समसूत्रण द्वारा होता है, यह समसूत्री विभाजन के प्रत्यक्ष उत्पाद माने जाते हैं। तो ध्यान देना है कि जो गैमीट होता है वो हमारे हेप्लॉयड होते हैं, अगुणित होते हैं, यानी क्रोमोसोम की संख्या n होती है, इनमें क्रोमोसोम की संख्या n होती है। तो ये चीज को ध्यान देना है। तो ध्यान देना है कि युग्मक जो है हेप्लॉयड होते हैं, यानी इनमें क्रोमोसोम की संख्या n होती है और प्रायः अगुणित जीवों को छोड़कर, यानी हेप्लॉयड जो जीव होते हैं जहां युग्मकों का निर्माण समसूत्रण द्वारा होता है, और प्रायः अगुणित जीवों को छोड़कर, यानी जो द्विगुणित जीव हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और वहां पर युग्मकों का निर्माण होता है समसूत्रण द्वारा होता है, यानी क्रोमोसोम की संख्या आधी नहीं होती है। तो इस लाइन को फिर पढ़िए कि युग्मक प्राकृतिक रूप से सदैव अगुणित होते हैं और प्रायः अगुणित जीवों को छोड़कर जहां युग्मकों का निर्माण समसूत्रण द्वारा होता है। तो अगर जीव अगुणित है, हेप्लॉयड है, तो वहां समसूत्रण द्वारा होता है। यह समसूत्री विभाजन के प्रत्यक्ष उत्पाद माने जाते हैं। इसको इंग्लिश में देखते हैं, थोड़ा डाउट हो रहा है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारा लैंगिक जनन, उसमें गैमीट के निर्माण और उसका मिलन, फ्यूजन का मतलब मिलन, शामिल है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स एंड स्लोअर प्रोसेस एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह जो है क्या होता है, यहां से पढ़ना देखिए। गैमीट आर हेप्लॉयड इन नेचर एंड यूजुअली ए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन। अब देखिए कितना गलत हिंदी में लिखा है कि गैमीट, तभी बार बार हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो गैमीट आर हेप्लॉयड इन नेचर, गैमीट अगुणित होता है, हेप्लॉयड यानी क्रोमोसोम की संख्या n होती है, एंड यूजुअली ए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन, यानी अर्धसूत्री विभाजन का उत्पाद है। एक्सेप्ट इन हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म वेयर गैमीट आर फाउंड बाय माइटोसिस। अपवाद कह रहा है कि इनको छोड़ करके जो अगुणित जीव हैं उनमें गैमीट का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो इसको ध्यान दीजिए। युग्मक प्रकृति रूप में सदैव अगुणित होते हैं और प्रायः अगुणित जीवों को छोड़कर, यानी हेप्लॉयड जीवों को छोड़कर जहां युग्मकों का निर्माण समसूत्रण द्वारा होता है। जो हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिनमें n नंबर क्रोमोसोम पाए जाते हैं बॉडी में, उनमें समसूत्रण यानी माइटोटिक डिवीजन द्वारा गैमीट का निर्माण होता है। यह समसूत्री विभाजन के प्रत्यक्ष उत्पाद माने जाते हैं। देखिए, जो अगुणित जीव हैं, हेप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम है, उनमें समसूत्री विभाजन द्वारा बनेगा,
बाकी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनेगा। तो यहाँ पर इसको लिखना चाहिए कि यह अर्धसूत्री विभाजन के प्रत्यक्ष उत्पाद माने जाते हैं, छोड़ करके किनको, अगुणित जीवों को। यही गलत हो रहा था, यहाँ अर्धसूत्री होना चाहिए। आगे देखिए, लैंगिक जनन में नर युग्मक का स्थानांतरण वास्तव में एक अपरिहार्य घटना है। तो नर युग्मक जो ही मादा युग्मक तक जाता है, यह द्विलिंगी जीवों में अपेक्षाकृत सरल होता है। द्विलिंगी जीव जो है उनमें नर और मादा एक ही जीव में पाए जाते हैं, या पौधा है तो एक ही पौधे में पाए जाते हैं। तो उनमें युग्मक यानी मेल गैमीट का स्थानांतरण आसान होता है। एक लिंगी प्राणियों में यह मैथुन द्वारा संपन्न होता है। जो एक लिंगी प्राणी है उनमें सेक्स जो होता है उसके द्वारा इसको पूर्ण किया जाता है। पुष्पीय पात्वों में एक विशेष प्रक्रिया जिसे परागण कहते हैं, पराग कणों का स्थानांतरण होता है। जिनमें फूल पाए जाते हैं उन पौधों में क्या होता है कि पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया होती है, जिसमें मेल गैमीट को, नर युग्मक को पराग कण के द्वारा नर पौधे से मादा पौधे तक स्थानांतरित किया जाता है। युग्मक संलयन या निषेचन, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, नर एवं मादा युग्मकों के मध्य संपन्न होता है। युग्मक संलयन यानी गैमीट का मिलन यानी सिनगैमी जिसको कहते हैं, जीव की काय के बाहर अथवा अंदर कहीं भी हो सकता है। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप एक विशेष कोशिका जिसे युग्मनज यानी जाइगोट कहते हैं का निर्माण होता है। तो सिनगैमी जब होती है, नर और मादा युग्मक का मिलन होता है, तो उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया भ्रूणोद्भज कहलाती है। यानी जाइगोट से जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, तो इसको एम्ब्रियोजेनेसिस या हिंदी में भ्रूणोद्भज कहते हैं। प्राणियों में इसके निर्माण के तुरंत बाद युग्मनज बनने लगता है। तो प्राणियों में इसके निर्माण के बाद जब एम्ब्रियो बनता है तो उसके बाद युग्मनज बनने लगते हैं। प्राणियों में इसके निर्माण के तुरंत बाद युग्मनज बनने लगता है। तो देखिए, इंग्लिश वाली बुक में थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ रहता है। कह रहा है, इन एनिमल द जाइगोट स्टार्ट डेवलपिंग सून आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। यानी जाइगोट का, युग्मनज का विकास प्रारंभ हो जाता है, डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है जैसे ही ये बनता है। और हिंदी वाली में देखिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है कि प्राणियों में इसके निर्माण के तुरंत बाद युग्मनज बनने लगता है। तो युग्मनज तो ये जाइगोट ही है, जाइगोट का विकास होने लगता है, ये लिखना चाहिए, इसको सुधार लीजिए कि जाइगोट का विकास होने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है एक तरह से। प्राणी अंड प्रजक या सजीव प्रजक दोनों हो सकते हैं, यानी ओविपैरस या विविपैरस दोनों हो सकते हैं, अंडे देने वाले या बच्चे देने वाले। सजीव प्रजक जीवों में भ्रूण संरक्षण एवं भली प्रकार से देखभाल को अच्छा समझा गया है। तो जो बच्चे देने वाले जीव हैं वो अपने बच्चों की सुरक्षा ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, देखभाल ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। पुष्पी पात्वों में निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित होता है तथा बीजांड परिपक्व होकर बीज में बदल जाता है। फल के भीतर परिपक्व बीज अगली पीढ़ी का संचारक भ्रूण होता है। तो ध्यान दीजिए कि फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो उसके पश्चात जो अंडाशय होता है वो फल में, फ्रूट में बदल जाता है। जो बीजांड होता है यानी ओव्यूल होता है वो मैच्योर सीड में बदल जाता है। फल के भीतर परिपक्व बीज अगली पीढ़ी का संचारक भ्रूण होता है। तो अगली पीढ़ी का संचारक यानी यही बीज अगली पीढ़ी में अंकुरित होकर के पौधा बनाते हैं, फिर बीज बनते हैं, फिर पौधा बनता है, फिर बीज बनते हैं, फिर पौधा बनता है। इस प्रकार पौधे का पीढ़ी अगली दर पीढ़ी जो है जीवन चलता रहता है। अब देखिए, अभ्यास के अंतर्गत जो प्रश्न है उनको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।